ओके, सो लेट्स लुक एट चैप्टर 1 फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है, तीन बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है। एक तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम दो तरह के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अब उनमें से पहला डॉक्यूमेंट जो है पहले उसकी स्टडी है और फिर दूसरे वाले डॉक्यूमेंट की स्टडी है। तो पहला डॉक्यूमेंट हो जाएगा हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एफआर और दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा IFRS 13 FVM यानी फेयर वैल्यू मेजरमेंट करेंगे। तो उसमें इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को यहाँ पर देख लेंगे, सेकंड जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसको यहाँ पर देख लेंगे और जो तीसरी चीज़ है IFRS 13 उसको यहाँ पे देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन कुछ वर्ड्स जो हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं तो उनके लिए एब्रीविएशन बना लिए हैं। जैसे FR हो जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, CF कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए। तो अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली दो तरह के डॉक्यूमेंट्स के ही बारे में पढ़ना है। कौन से हैं वो दो डॉक्यूमेंट्स? पहला हो गया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एफआर यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा डॉक्यूमेंट है IFRS 13 फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो इसमें जो पहला वाला डॉक्यूमेंट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसका यूज़ किस लिए होता है? IFRS या फिर IAS स्टैंडर्ड अगर उनको डेवलप करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये IFRS और IAS स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो IFRS होता है इंटरनेशनल FR स्टैंडर्ड, जो कि न्यूअर वर्जन है, और IAS इसी का पुराना वर्जन था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ठीक है, अब ये इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है IASB के द्वारा। ठीक है, IASB एक लंदन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। और वो क्या किया करती थी, वो पहले IAS बनाती थी और फिर उसके बाद उसने 2001 में इसको रिप्लेस करके IFRS बनाना शुरू कर दिया। तो एनीवे ये हो गया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर FR। उसके बाद जो दूसरा है IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। इसका यूज़ वही फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए करते हैं उन केसेस में जहाँ पर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में ही इसको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट दी गई है। अब जैसा बताया, ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं IASB के द्वारा। IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद जो पहला डॉक्यूमेंट है उसके बारे में थोड़ा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है FRFS का। तो उसमें अगर इम्पोर्टेंस को देखें हम सबसे पहले, तो इम्पोर्टेंस क्या है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में? मतलब वो बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं प्रिपरेशन ऑफ FS से रिलेटेड उसे बता देते हैं। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि एक बार आपके बेसिक्स डिसाइड हो गए तो फ्यूचर में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेसिस पे, वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, वो हैपाजार्ड मैनर में नहीं होंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे होगा। तो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होंगे। तो ये एडवांटेज हुआ आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का। फिर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि 1989 में क्या है, पहला आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आया था। उसके बाद 2010 में US और लंदन उन्होंने ज्वाइन किया था इन ऑर्डर टू रिवाइज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, बट उसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया था, इसलिए इसको ड्रॉप डाउन कर दिया गया। तो 2018 में लंदन यानी IASB ने खुद डिसाइड किया कि इट विल रिवाइज CF। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट। तीसरी चीज़ हो जाएगा इसका पर्पज़। तो पर्पज़ क्या है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का? ये दोनों के लिए एडवांटेजियस है, जो मतलब मेकर्स के लिए भी और यूज़र्स के लिए। मेकर्स मतलब IASB हो जाएगी आपकी, और यूज़र्स कौन हो जाएंगे? वो जिन्हें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो बनाना होता है या इंटरप्रेट करना होता है। तो IASB के लिए क्या एडवांटेज है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, कि इसका यूज़ करके फ्यूचर में जितने भी IFRS बनाने हैं उसको वो बनाएंगे तो उन सब के बीच में कंसिस्टेंसी होगी, वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। और अगर बात करें यूज़र्स की, मतलब सपोज़ जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है उसके लिए IFRS क्या हो जाएगा? सपोज़ उसको जो भी जॉब करनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उस जॉब से एसोसिएटेड कोई IFRS एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो फिर वो इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को ही यूज़ करके अपनी जॉब कर सकता है। और जो इंटरप्रेटर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो सिंपली अगर IFRS को समझना है उनको तो फिर वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इसी के बेसिस पे है। फिर उसके बाद चौथी चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ FR। ये सबसे बड़ा टॉपिक है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम ये होता है कि ये आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किनको प्रोवाइड करता है? LIC यानी लेंडर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये जो LIC है ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन में होता क्या है? इस इन्फॉर्मेशन में आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है किसी कंपनी के, कि उस कंपनी की कौन सी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो उसके एसेट्स कहलाएंगे। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज उस कंपनी के अगेंस्ट है वो उसकी लाइबिलिटी और इक्विटी कहलाएगा। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज चेंज कैसे हो रही है कंपनी के साथ, वो उसकी इनकम और एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो एक तरह से ये 5 चीज़ें हो गई ना, इन्हीं 5 चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है, मेंशन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
और कंपनीज़ जिनको कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है उनको बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी। तो एसेट्स क्या हो गया? एसेट्स बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि वो पैसा जो कंपनी के पास है, बेसिकली जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्स है वो आ जाएंगे, लेकिन मनी समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो मनी दैट अ कंपनी हैज़ वो उसके एसेट हो जाएंगे, लाइबिलिटी जो कंपनी को वो पैसा देना है वो उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, इक्विटी समझ नहीं आया, पता नहीं क्या लिखा है। इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम बोला जाएगा अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटी घट रही है, एक्सपेंसेस बोला जाएगा अगर एसेट घट रहे हैं लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो अच्छा, अब ये जो तीन चीज़ें हैं, असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, अगर इन तीनों चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है, इन तीनों चीज़ों को रिपोर्ट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और इनकम और एक्सपेंसेस इनको रिपोर्ट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो एक तरह के ये दो स्टेटमेंट्स हो गए। अच्छा, इसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कुछ तो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि होने ही चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करके उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो नेसेसरी यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालिए और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करिए, मतलब इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। ये दोनों चीज़ों को इंश्योर करने के बाद आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू को और इन्हेंस कर सकते हो। कैसे? उसमें कंपेरेबिलिटी वाला फीचर इंट्रोड्यूस करके, जिससे कि जो भी इन्वेस्टर है वो ये देख सके कि सपोज़ कोई कंपनी है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज हो रही है, वो कंपनी उसके कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कैसे स्टैंड कर रही है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप इसको ईजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हो जिससे कोई भी इन्वेस्टर इसको आसानी से समझ सके। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब होता है कि ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालनी है? इसका ये मतलब हो गया कि एक कंपनी से एसोसिएटेड तो बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ही इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाला जाता है जिसे कि रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स कहते हैं, और जिस इन्फॉर्मेशन को नहीं डालते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे डी रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स कैसे चूज़ करेंगे हम? ये डिपेंड करता है डिस्क्रिशन पे, किसके डिस्क्रिशन पे, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहा है। तो रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स में वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटी डाले जाते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी कम से कम हो, ठीक है, मतलब सर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो उसे रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स के रूप में यूज़ कर लिया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और डी रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स क्या होंगे? कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जिनका कंट्रोल कंपनी ने लूज़ कर दिया है, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होंगी जो कि प्रेजेंटली कंपनी की ऑब्लिगेशन में नहीं है, तो वैसी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। तो ये सारी डिटेल दी हुई थी आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए। तो इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि पहले तो फेयर वैल्यू होती क्या है, फिर मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फेयर वैल्यू पे, और फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट की कैसे जाती है। तो फेयर वैल्यू क्या होता है? प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, कि सपोज हमने कोई एसेट को बेचा अगर, तो उसके अगेंस्ट हमको कितना प्राइस मिलेगा एट द डेट ऑफ मेजरमेंट, जिस डेट पे मेजरमेंट की जा रही है उस दिन पे। फिर दूसरी चीज़, मार्केट का क्या इफेक्ट पड़ता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे। ऐसा हो सकता है कि जिस एसेट को भी आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू स्पेसिफिक मार्केट के हिसाब से चेंज होती जाए, कि किस मार्केट में आप बेच रहे हो उस हिसाब से उसकी वैल्यू बदलती जाए, इसलिए एक रेफरेंस लाइन ले ली जाती है, एक बेसिस ले लिया जाता है, तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल मार्केट। अच्छा, नाउ इन केस प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट के बेसिस पे आप क्या करोगे? फेयर वैल्यू मेजरमेंट करोगे। तो ये प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे उस एसेट से एसोसिएटेड ग्रेटेस्ट एक्टिविटी हो रही है, और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर अगर उस एसेट को बेचा जाएगा तो उसका मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, उससे जो भी पैसा हमको मिलेगा वो हो जाएगा। तीसरी चीज़, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैसे करेंगे? पहले तो नॉन फाइनेंशियल एसेट में आता क्या क्या है? तो इसमें आता है PP यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स। तो जो FVM होता है इसका कैसे करेंगे आप ये अज्यूम करते हो कि ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी है या प्लांट है ये अपने हाईएस्ट और बेस्ट पॉसिबल यूज़ में है, मतलब ये इट इज़ केप्ट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को आप एक तरह से लेकर इसकी फाइनेंशियल वैल्यू मैनेजमेंट करते हो। सो दिस इज़ इट, आई ट्राई टू समराइज इट विद इन 10 minutes.